नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो LT की जो तैयारी चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। जिस वेग से पूर्व में आप जो तैयारी करते हुए आ रहे होते शायद उसी वेग से आप निरंतर तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो अब आते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, ये अगर आपने इस टॉपिक को कर लिया, जितना भी मैंने ये आपको बताया उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक है ये सोचिए कि इस LT भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर का रामबाण ये टॉपिक है। अगर यहाँ से मैं आपको लिख के दे दूं, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन तो इसी श्रृंखला से आपके बनने हैं। अगर आप एक एक दो दो नंबर लेके चलते हो तो इन श्रृंखलाओं में लेके चलते हो तो यहाँ से बन सकते हैं। मगर जो 5वीं नंबर की जो श्रृंखला है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन अस्तित्व रूप में पूछे जाएंगे, इतना आप याद रख लीजिए। 5वीं यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वीं यूनिट क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व। 5वीं यूनिट में क्या पूछा जाएगा, देखिए 5वीं यूनिट है बहुत ज्यादा महत्व। इसको पूरा रट डालिए। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाता है, विद्यालय को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो उसमें आपका जैसे PTA हो गया, अगर कहूँ SMC हो गया, ये इनका गठन कैसे किया जाता है, इसका माने क्या होता है, अभिभावक संघ के अंतर्गत कितने सदस्य होता है, कौन उपसचिव होता है, ये तमाम चीजें, उनका रेशियो कैसे रखा जाता है, तो इसको गठन करने का तरीका क्या है, ये तमाम चीजें। अब उत्तराखंड की योजना है। उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी योजनाएं समृद्ध रूप में चला के रखी हैं जो समाज के हित में है या छात्रों ये विशेषकर हित में है, ये देखिए। दूसरा है स्कूल प्रबंधन और जो नेतृत्व प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल किस प्रकार से स्कूल को चला रहा है, उसके सामने क्या दायित्व है, क्या इसके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, तो वो तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल के दायित्व क्या होते हैं, प्रिंसिपल को क्या कार्यभार होना चाहिए, प्रिंसिपल किस प्रकार से शिक्षकों के बीच अपने समन्वय बैठा के चलता है, पूरे विद्यालय को उसको चलाना है, तो किस प्रकार से नीचे चपरासी से लेकर आपके एक बच्चे को लेकर आप यहाँ पूरे अभिभावक संघ को लेकर सभी चीजों को लेकर वो जो उसके इर्द गिर्द अगर मैं पूरा कहूँ पूरा जो विद्यालय घूमता है उसको सभी को लेकर चलना है। एक को भी किसी को नाराज नहीं करना। अगर एक को नाराज होता तो आपकी शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सभी को लेकर चलना है, मैनेज करना है, चाहे कार्यालय हो या शिक्षक हो, छात्र हो या अभिभावक हो या उसके संबंधी रिलेटेड जो भी जो यहाँ पर जो संगठन बनाए गए हैं उससे संबंधित यह होता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन। अब मानव संसाधन, आपको पता हो कि मानव संसाधन द्वारा समय समय पर जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिकाएं निभाई जाती है, अलग अलग चीजों को समय समय पर लाया। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, अब उसमें जो पूर्व में जो शिक्षा नीति उसमें बदलाव ला गया था। ये तमाम कौन करता है, जो ये जो करता है आपके ये शिक्षा में मानव संसाधन द्वारा जो भी प्रबंधन किया जाता है, किस प्रकार से, जैसे आपके अगर मैं UGC हो गया, आपके सर्व शिक्षा अभियान हो गया और NCF हो गया, तो तमाम जितने भी शिक्षा के अंतर्गत जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं शिक्षा से रिलेटेड, चाहे उच्च शिक्षा है, प्राथमिक हो, कुछ भी अगर मैं शिक्षा के अंतर्गत जो भी चीजें क्रियान्वित होती हैं वो सारे कौन करता है, ये मानव संसाधन मंत्रालय, जिसे हम आज शिक्षा मंत्रालय के रूप में हम इसको जानते हैं। दूसरा है, देखिए अब मैं बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, उन चीजों को आप इसको नोट डाउन करते चलिए। पहला है आपका जो पहला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को बहुत तरीके से रट लेना है। इसके सदस्य कौन थे, कितने सदस्य थे, कब इसका गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या, इसका क्या है, क्या अर्थ है, क्या है, पूरा तरीके से पढ़िए। मैंने 5वीं यूनिट अनुमम पूरी तरीके से कवर करी हुई है। अगर आप जिस बच्चों को देखना है तो 5वीं यूनिट को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट भी करें कि आपको ये मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी कैसी लग रही है। ठीक है। 5वीं यूनिट में UGC अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर बात करें, UGC को आप अच्छी तरह से देंगे। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बात, NCET की बात करते हैं, तो ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो ये है, यहाँ से जो UGC से लेकर अगर अंतिम पॉइंट है, तो जून के महीने में ये सोचो कि मुझे तो इसको पी के घोल के इसको क्या है पी जाना है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठते हैं तो ये सारे क्वेश्चन मैं उठा के कर लूंगी या कर लूंगा, ये लक्ष्य रखें। और चीज करो ना करो, इन 4 टॉपिकों को पढ़ो ना पढ़ो, 5वीं टॉपिक को आपको घोल कर पी जाना है। यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन बनना ही याद रखना। और मैं आपको बताऊं, जैसे भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे बोलते हैं हम
NRCE बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रख लें। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के कार्यों के बारे में विवेचना की जाती है, तो उसको याद रखना, ठीक है। और जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे NCTER की बात करूं, NCT की बात करूं, तो उसको भी देख लीजिए, उसका गठन कब किया गया, कितने सदस्य थे, किसने करा, इसका उपाध्यक्ष कौन था, इसका गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई, तो इस प्रकार। अब जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान हो गया, प्रशिक्षण परिषद हो गया है, तो ये देख लें। और जो यहाँ से क्वेश्चन पता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की अगर हम बात करते हैं, KVS की बात करते हैं, तो इसमें भी मैंने वीडियो बना ली। नवोदय विद्यालयों का गठन क्यों किया गया, नवोदय विद्यालय को गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन करने का मतलब कितना है, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, कितने केंद्रीय विद्यालयों की हमें जरूरत थी अभी, ठीक है। नवोदय विद्यालयों को क्यों बनाया गया, नवोदय विद्यालयों ऐसी क्या जरूरत थी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्रांति इसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में अगर कहें, जो बच्चे, जो टैलेंटेड जो बच्चे थे, उनको उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, तो कहीं ना कहीं उनको उसकी जो शिक्षा है, उसके जो बौद्धिक स्तर के आधार पर ये तमाम चीजें गठित किए गए, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की बात करूं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात करो, KB की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, इसको क्यों बनाया गया, लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, जिनकी स्कूली शिक्षा छूट जाती है, उनके लिए विशेषकर बनाया गया। यहाँ पर आपके आवास की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, सारी चीजें सरकार वहन करती है। आपको केंद्र सरकार द्वारा इसको संचालित किया गया, उसमें राज्य सरकार भी अपना कहीं ना कहीं कोई कुछ % हिस्सा राज्य सरकार भी देती है। जैसे आपको पता होगा, जिला जो शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे डाइट है, डाइट का क्या काम होता है, डाइट जो संस्थान होते हैं वहाँ पर उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, भैया आपको पता है कि जो डाइट होते हैं वहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके दायित्व क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजों को आप बहुत तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा के संबंधित स्वतः जवाबदेही क्या होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, शिक्षक अनुपस्थिति भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ जो रामबाण है, अब यहाँ पर से इन चीजों को देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1958 को पढ़ लीजिएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भी आप ये एक को पढ़ोगे, दूसरे को पढ़ोगे, तीसरे को पढ़ोगे, उसको संशोधन पढ़ोगे, फिर उसका 2020, ये सारी चीजें ही आप पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने कहा कि शिक्षा नीति है जो 1958 की है, शिक्षा नीति आपकी जो है 1886 की है, फिर उसमें जो संशोधन किया गया था 1982 में, उसका जो संशोधन किया था। फिर आपको आता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा, अगर मैं कहूँ स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा जो रूपरेखा थी NFC 2005 की अगर मैं बात करूं, और उसी क्रम में उसमें एक संशोधन भी किया गया था, 2023 भी रखा गया। NAP 2020 क्यों लाया गया था, तो इसका क्या उद्देश्य था, शिक्षकों के लिए किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा जो पाठ्यक्रम रूपरेखा है 2009, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो वो क्या है। और आपको ये भी पता होना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा जिसे NSQF की हम बात करते हैं, तो वो क्या है ये आपको पता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की हम बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं, अधिनियम 2009 क्या है, ठीक है। और साथ ही जो विकलांग अधिकार अगर हम कहें, जो अधिकार विकलांगों के हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ये जो अधिकार दिए गए थे उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि समाज में इनको बहुत ही हेयर दृष्टि देखा जाता है। इन चीज़ों को संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इसको तो पढ़ लीजिएगा, अधिकार और विकलांगों के व्यक्तिगत अधिनियम, ये पढ़ लेना, आप इसको याद रखना। और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है मुदालिर आयोग का गठन किया गया, मुदालिर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कोठारी आयोग क्यों बना, इसका मेन उद्देश्य क्या, कोठारी आयोग के क्या चीजें थे, उच्च शिक्षा में आने वाली जो तकनीकी चीजें हैं उनको किस प्रकार से सुधारा गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर हम बात करें, और न्यायमूर्ति वर्मा, आपने सुना होगा जस्टिस वर्मा समिति क्यों लाए, सर्व शिक्षा अभियान क्यों महत्वपूर्ण था, और माध्यमिक शिक्षा क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट को आप पी डालिए, ठीक है। उस ये मोस्ट, ये क्या इम्पोर्टेंट ये है आपका, याद रखिएगा। 5वीं यूनिट को पढ़ लो, अगर आपने 5वीं यूनिट आपने पढ़ ली तो आपका निश्चित रूप में आपका बेड़ा पार होना तय है। याद रखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर 5वीं यूनिट आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी, तो सोच लीजिए गई भैंस पानी में, कोई भी बचाने वाला आपको है नहीं, याद रखिएगा। तो ये चीज आपने, जो मैंने कहा कि जून के महीने में इस चीज को रट देना है, इतना और चीजें मत पढ़िए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी उन चीजों को ध्यान नहीं रखिए। देखिए, अंत में ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्या आपके लिए क्या चीज सही है, ठीक है। कहते हैं ना कि लोग
कहते हैं कि भैया मुझे ये चीजें नहीं आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं करूँगा, मेरा इमोशनल टूटा है, मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है। देखिए हर चीज को पहले ये सोचिए कि आप अपने भविष्य को देखिए, आपके सामने कोई चुनौती है, आपकी परिवार की स्थिति कैसी है, आप किस कंडीशन से गुजरे हो, पहले सर्वप्रथम पढ़ने से पूर्व आपने उन चीजों को देखिए कि मेरे घर वालों ने मेरे से कितनी उम्मीदें लगा के, मेरे बाप ने मेरे को क्या करके रखा है, इतना पढ़ा के रखा है, इतना वो कर रखा है, आज क्या जब मेरा समय आ रहा है कि हम अपने पिताजी को एक सुख का जीवन नहीं दे सकता, तो अगर ये भाव जिस दिन आएगा तो केंद्रित होकर पढ़िए, बहुत समय है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जून की छुट्टियां, गर्मी हो रही है, क्या हो तुम्हारी तरफ से आग लगे, ठीक है, तुम्हें केंद्रित करना है, बस एक कमरे में बैठ जाइए, तो 3 महीने के लिए तो कहीं ना कहीं ये सोच लीजिए तुम इस दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया, तुम गोल हो जाओ, तुम छिप जाओ, किसी को तुम्हारे लक्ष्य के बारे में पता नहीं होना चाहिए। देखिए तुम समाज के लिए मर जाइए, तुम अपने दोस्तों के लिए मर जाओ, कहीं के लिए तुम्हारा इस 3 महीनों में संसार में तुम्हारा अस्तित्व है या नहीं है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब पेपर दोगे तो शानदार तरीके से वो आसमान में वो सूरज की तरह भांति टिमटिमाते हुए आप उजागर होइए, वो प्रकाशमयी होइए, जिससे कि आप सभी को प्रकाशवान कर सकते हो। तो ऐसी भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।